ओके गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज मैट्रिसेस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज एंड इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक एज वेल। ठीक है, 12th क्लास में अगर हम बात करें तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस इसमें आपको आते हैं। मेन से एडवांस में थोड़ा हाई लेवल का पूछा जाता है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट मैट्रिसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन कि यार मैट्रिक्स होता क्या है। तो सिंपल से हम बोल देते हैं कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या होता है, मैट्रिसेस। अब वो यार नंबर रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या है, मैट्रिक्स है। ऑलराइट, तो अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कैसे होगा, तो गाइस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है यहां पर रोज और कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे कि अगर गाइस किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, सो इन वी विल यूज दिस स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, एंड एनी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ए बी सी डी, कुछ भी यूज करो आप, कैपिटल लेटर्स से हम मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। और हमेशा जो यहां पर अरेंजमेंट ऑफ नंबर की बात हुई है, तो वो नंबर्स का अरेंजमेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर करना है। किस फॉर्मेट में करना है, तो रो और कॉलम की फॉर्मेट में करना है गाइस, रो और कॉलम्स के फॉर्मेट में। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर सिंपल यार कुछ इस तरह से नंबर्स का अरेंजमेंट कर देता हूं, ठीक है, तो अब मुझे यहां पर आप बता सकते हैं हाउ मेनी रोज एंड कॉलम वी हैव। तो देखो ये पहली रो हो गई, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं रो और वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, पता ही होगा इतना तो, है ना। तो ये क्या हो गई हमारी, ये फर्स्ट रो है ना। तो इस रो में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, 3 एलिमेंट। फिर सेकेंड रो में भी 3 एलिमेंट, और ये हो गई हमारी थर्ड रो। तो हम क्या बोलेंगे कि सर इस मैट्रिक्स में देयर आर 3 रोज, R1 R2 एंड R3। बहुत अच्छी बात है। अब अगर कॉलम की मैं बात करूं तो वर्टिकल जो अरेंजमेंट है नंबर का, वर्टिकल लाइंस, ये क्या है हमारी कॉलम्स हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि जैसे ये कॉलम 1 हुआ बेटा, ये कॉलम 2 हुआ और ये कॉलम 3 हो गया आपका। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा है सिंपली हमने क्या करा है, 3 रोज और 3 कॉलम्स में नंबर्स का अरेंजमेंट कर दिया है। तो ये जो है पूरा जो यहां पर सिस्टम आया है, दैट इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर 3 रो हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, देन गाइज वी डिफाइन समथिंग कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। So what is order? So if a matrix is having m rows and n column, then the order of matrix is said to be m cross n. किसी भी मैट्रिक्स में अगर m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर इज अ टर्म डिफाइंड फॉर मैट्रिसेस, द ऑर्डर इज कॉल्ड टू बी m क्रॉस n। तो जैसे यहां पर मुझे बताओ बेटा ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स हमारे एग्जांपल के लिए, तो सर 3 रो है 3 कॉलम है, तो ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। समझ में आया। तो गाइस किसी भी मैट्रिक्स को आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, रोज और कॉलम में अरेंजमेंट होता है, और हम एक टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि क्या होता है m क्रॉस n, जहां पर पहला नंबर m, ये देखो ये चीज याद रखना, पहला नंबर रो का होता है और दूसरा नंबर बेटा आपका कॉलम का होता है। ठीक है, तो ऑर्डर को गाइस हम लोग यहां पर ऐसे भी लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए। हम मैट्रिक्स लिखने के बाद यहां पर एंड में छोटा सा m क्रॉस n के फॉर्म में हम लोग क्या लिख देते हैं, ऑर्डर लिख देते हैं। तो ये जैसे ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3। अब यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी, ये 3 इंटू 3 नहीं है, गलती नहीं करना है ना, 3 इंटू 3 ऐसा नहीं मत बोल देना सर ऑर्डर 9। अरे नहीं भाई, ऑर्डर को प्रोनाउंस ही ऐसे करते हैं 3 क्रॉस 3, क्योंकि वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितने रो और कितने कॉलम है आपके पास, है ना, पहला नंबर रो और दूसरा नंबर कॉलम। अब इसी ऑर्डर अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का पता है, तो क्या गाइस मैं एक और इंफॉर्मेशन लिखा सकता हूं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या आप मुझे बताओ कितने एलिमेंट है बेटा यहाँ पे, तो क्या आपको दिख रहा है देयर आर टोटल 9 एलिमेंट्स, और 9 तो 3 इंटू 3 भी होता है। तो गाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर मैं बोल सकता हूं इस मैट्रिक्स के लिए, जैसे 9 आ रहा है, तो अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स विल बी m इंटू n। राइट गाइस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे किसी भी मैट्रिक्स में, m इंटू n हो जाएंगे। तो रो नंबर और कॉलम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाता है कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, और ऑर्डर हम डिफाइन करते हैं दैट इज m क्रॉस n, दैट इज नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है,
तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है रोज और कॉलम की फॉर्म में नंबर्स का, और हम उसके लिए डिफाइन करते हैं ऑर्डर, और ऑर्डर से ही हमें गाइस एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, अब गाइस किसी भी m क्रॉस n मैट्रिक्स को अगर मुझे लिखना है जिसमें m रोज और n कॉलम है, तो किस फॉर्मेट में लिखते हैं? तो गाइस दिस इज द फॉर्मेट इन विच वी राइट। तो कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने यूज कर लिए। अब एलिमेंट्स को रोज और कॉलम की फॉर्म में जमा देते हैं। तो गाइस ये देखो, ये आपका रो 1 है और कॉलम 1 है। तो गाइस ये जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है जिसको हमने लिखा है A11, तो ये 11 जो यहां पर है ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस 11 में जो ये पहला 1 है, द फर्स्ट 1 इज गिविंग यू द रो नंबर इन विच द एलिमेंट इज लाइंग। तो आपको दिख रहा है कि हाँ रो 1 है, और ये जो दूसरा एलिमेंट है ये आपका कॉलम नंबर बता रहा है। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसीलिए इसको A11 लिखा है। देखो यहां पर A12, तो रो तो अभी भी 1 है इसलिए पहला नंबर 1, लेकिन कॉलम अभी क्या हो गया बेटा आपका, कॉलम 2 हो गया है, दैट्स व्हाई इट इज A12। तो क्या आपको दिख रहा है कि फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, A11, A12, A13, A1J कुछ आएगा बीच में, और इट विल गो टिल A1N, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने कॉलम्स हैं, n कॉलम्स हैं। और इसी तरह से फिर सेकेंड रो आ जाएगी, तो यहां पर A21, A22 टिल A2N, A31, A32 टिल A3N, और ये कहां तक जाएगा, जितने भी रोज हैं आपके पास, तो टोटल रोज कितने हैं हमारे पास, m है बेटा, राइट, टोटल नंबर ऑफ रोज आर m, सो इट विल गो टिल AM1, AM2 टिल AMN। ऑलराइट, तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, और ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, m क्रॉस n, और आपको दिख रहा होगा बेटा टोटल कितने एलिमेंट होंगे यहां पर, m into n एलिमेंट्स। ऑलराइट, सो वी कैन से दैट Aij, all right, Aij denotes the element of the ith row, ठीक है, ith row and jth column। ठीक है, कोई भी Aij आपने लिया, जैसे A, लेट सपोज मैंने ले लिया A33, यहां पर कोई एलिमेंट, तो इसका मतलब वो थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। ऑलराइट, सो Aij इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन टू डिनोट एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ऑलराइट गाइस, तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। द अबाउ मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड एज Aij m क्रॉस n, मतलब हमने सिंपली बोल दिया कि इस मैट्रिक्स में किस टाइप के एलिमेंट है, Aij टाइप के, और इसका ऑर्डर अगर आपको m क्रॉस n पता है तो बस i और j की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करो, 1 से लेके m तक रोज और j की वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स मिल जाएंगे फॉर दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ओके, सो गाइस दिस इज ऑल द बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं m इंटू n, और Aij की फॉर्मेट में हम लोग एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं, जहां i क्या है, रो नंबर, और j क्या है, कॉलम नंबर। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर अभी कुछ पढ़ा ही नहीं और आप तो क्वेश्चन ले आए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है यार। आपको बोला गया है कि एक मैट्रिक्स है Aij और यहां लिखा है 3 क्रॉस 2। बेटा 3 क्रॉस 2 का मीनिंग बताइए क्या होगा? इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 2। 3 मतलब 3 रो होंगी और 2 मतलब 2 कॉलम्स होंगे। वेयर Aij इज 2i माइनस 3j। तो देखो Aij इक्वल टू 2i माइनस 3j का क्या मतलब है? तो पहले तो इस मैट्रिक्स को हम लिखते हैं। तो आपको गाइस गिवन है कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज होने वाली हैं और 2 कॉलम्स होने वाले हैं। ठीक है, 3 क्रॉस 2 मैं लिख देता हूं। एंड एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज ऑफ द फॉर्म Aij। तो मुझे बताओ फर्स्ट एलिमेंट क्या, A11 लिखूंगा मैं, रो 1 कॉलम 1। दूसरा आ जाएगा A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब तीसरा एलिमेंट नहीं लिखोगे क्योंकि 2 ही कॉलम है। ठीक है, फिर यहां पर बेटा आ जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो A21, A22, A31 एंड A32। कैन यू क्लियरली सी आई एम हैविंग 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, ऑर्डर 3 क्रॉस 2 था। तो इस तरह से मेरे पास A मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स आ गए। राइट, दिस इज हाउ आई हैव 6 एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। नाउ गाइस, ठीक है, ये अरेंजमेंट ठीक है, बट यहां पर आई हैव टू ऑल्सो फाइंड वैल्यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स एज वेल। एंड गाइस, फॉर फाइंडिंग दैट वैल्यूज ओनली दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज गिवन टू मी। ठीक है, तो Aij की वैल्यू मुझे 2i माइनस 3j अगर गिवन है, सो गाइस 1 by 1 आई कैन फाइंड ऑल दीज एलिमेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ A11। सो इट विल बी 2 into 1 minus 3 into 1,
दैट विल बी -1. देन A12 कितना होगा गाइस? सो 2 into 1, i क्योंकि 1 है, अब j की वैल्यू देखो 2 हो गई है, तो ये आ जाएगा 3 into 2. So that will be 2 minus 6 minus 4. Then A21 क्या हो जाएगा? अब i का वैल्यू बेटा 2 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 into 2 minus 3 into 1, that is 4 minus 3 equal to 1. A22, so 2 into 2 minus 3 into 2, that will be -2. 4 minus 6 हो गया, सिंपली -2 हो जाएगा. ठीक है, A31 फाइंड कर लो अब, है ना? A31, so 2 into 3 minus 3 into 1, that will be 6 minus 3, so that will be 3. And finally guys beta A32, that will be 2 into I minus 3 into 2. तो गाइस क्या आपको दिख रहा है, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 0. तो यहां पर नाउ यू हैव ऑल द 6 एलिमेंट्स, जस्ट पुट इट ओवर हियर. तो मैट्रिक्स ए बेटा कितना आ जाएगा आपका? इट विल बी -1 -4 1 -2 3 and 0. So this is your matrix A having order 3x2 and the elements will be something like this. Okay, तो आपको A I J डिफाइंड होगा, डिफरेंट फॉर्मुलेज हो सकते हैं, आप उसमें I और J की डिफरेंट वैल्यूज पुट करो, you will get all the elements. Okay, so this is how we can find any matrix. Let's see the next question guys. Okay, solution we have already seen. हाँ, अब next question देखते हैं. If a matrix has 8 elements, what are the possible orders it can have? तो आपको बोला है कि एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं, अब बताओ कि कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं. तो यार हमें पता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर, बेटा ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं उसमें? एलिमेंट्स विल बी व्हाट? इट विल बी m into n, राइट? सो क्वेश्चन में हमें एलिमेंट्स गिवन है कि 8 एलिमेंट्स है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि m into n की वैल्यू 8 गिवन है. और गाइज m और n क्या थे? रो और कॉलम नंबर, तो ये इंटीजर ही हो सकते हैं, है ना? फ्रैक्शनल वैल्यू तो नहीं होगी, है ना? 3/2 रो क्या होगी? ऐसा तो कुछ नहीं होगा, सेकंड रो होगी या थर्ड रो होगी. सो m and n will have integers. Now can you tell me guys which integers we should multiply so that we can get 8? तो ऐसा हो सकता है कि ये 8 into 1 हो जाए, ये 1 into 8 भी हो सकता है. इन दोनों में डिफरेंस है. क्यों डिफरेंस है? क्योंकि पहले वाले का मीनिंग है कि आपके पास 8 रो और 1 कॉलम है, और दूसरे वाले का मीनिंग है कि 1 रो और 8 कॉलम है. तो दोनों डिफरेंट है ना? 1 रो और 8 कॉलम्स विल बी समथिंग लाइक दिस, 8 रोज विल बी समथिंग लाइक दिस. सो बोथ द मैट्रिक्स विल बी डिफरेंट. ठीक है, अच्छा, तो 8 into 1 ठीक है 8 होता है, 1 into 8 हो गया. और कोई तरीका? हाँ बिल्कुल, 4 into 2 भी लिख सकते हैं बेटा. और अगर 4 into 2 लिख सकते हैं सर, तो 2 into 4 भी लिख सकते हैं. क्या कोई और तरीका है? हाँ, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स इक्वल टू 8. 16 into 1/2 कर नहीं सकते क्योंकि इंटीजर ही चाहिए. तो आई थिंक और तो कोई मेथड है ही नहीं, राइट? सो दीज आर द 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस व्हिच ऑन मल्टीप्लाइंग आर गिविंग अस 2. तो क्या मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स विल बी 4, these 4. Okay, so you can say the number of possible orders will be equal to 4. There will be 4 possible matrix which will have 8 elements and these are their orders. All right, so इसका correct answer आ जाएगा बेटा 4. All right, solution we have seen. One more question. The total number of matrices formed with the help of 6 different numbers are. Okay, कितने हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं अगर हमारे पास 6 डिफरेंट नंबर्स हैं? ठीक है, तो आपके पास यार 6 डिफरेंट नंबर्स हैं, आपको बताना है कि कितने हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी है. आपको ये मानना होगा कि मतलब वी कांट रिपीट द नंबर. ठीक है, क्योंकि अगर रिपीट करने लगे तो फिर तो हम इनफाइनाइट मैट्रिक्सेस बना सकते हैं. You're getting my point? If you can repeat the elements, you can form infinite matrix. या रिपीट करते जाओ डिफरेंट ऑर्डर के. लेकिन यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि हाँ 6 डिफरेंट नंबर हैं और हमें डिफरेंट, लाइक आई कांट रिपीट द नंबर्स. सो इफ यू कांट रिपीट द नंबर्स, ठीक है, तो इसका मतलब टोटल 6 को ही हमें अरेंज करना है. तो यार 6 को अरेंज हम ऐसे कर सकते हैं कि 6 into 1 की फॉर्म में अरेंज कर दिया, 1 into 6 कर दिया, 2 into 3 कर दिया, या फिर 3 into 2 कर दिया.
तो क्या आपको दिख रहा है ये चारों ही मैट्रिक्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे बिकॉज दीज हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स, राइट। और अगर ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स हैं तो क्या मैं यहां पर आंसर 4 बोल सकता हूं? क्या मैं यहां पर आंसर 4 बोल सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखो अगर आप लेट सपोज ये मैट्रिक्स लिया 6 क्रॉस 1, तो 6 क्रॉस 1 मतलब सर 6 रोज होंगी और एक कॉलम होगा, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. There will be 6 rows and 1 column, so it will look something like this. Here this dash means यहां पर एलिमेंट आ जाएंगे. अब एलिमेंट भी कैसे हैं यार? डिफरेंट है. एलिमेंट्स भी कैसे हैं? डिफरेंट है. तो अगर आपने लेट सपोज एक बार पुट किया यहां पर A B C D E F, तो एक और मैट्रिक्स बन सकता है जो कि कुछ इस टाइप से हो सकता है B A C D E F. दोनों का ही ऑर्डर तो सेम है लेकिन दोनों मैट्रिक्स तो डिफरेंट है. यहां A और B की पोजीशन चेंज कर दी. तो ऐसे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? तो गाइज यू हैव टू यूज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ओवर हियर. हाउ वी कैन अरेंज, इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज 6 डिफरेंट एलिमेंट्स? यस, दैट इज 6 फैक्टोरियल. तो इसका मतलब 4 डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस होंगे और हर मैट्रिक्स को गाइज क्या मैं 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूं? राइट, देयर आर 6 फैक्टोरियल वेज टू अरेंज देम. सो आई कैन से टोटल नंबर of matrices that will be 4 into 6 factorial. ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 into 6 factorial. तो गाइज अब इसको कैलकुलेट अगर करना चाहो तो कर लो यार. 6 factorial कितना होता है आपका? 720 होता है. ठीक है, तो ये आई थिंक हो जाएगा 288. सो 2880. Okay, so this many matrices you can create with the help of 6 different elements. All right, if you are not repeating the elements. Okay, क्योंकि अगर रिपीट करने लगे तो यार फिर तो हम बहुत सारे डिफरेंट बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास 4 डिफरेंट ऑर्डर्स होंगे और करस्पॉन्डिंग टू ईच डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिक्स वी विल हैव 6 फैक्टोरियल मेथड्स ways to arrange the elements. So that's why total number of different matrices will be 2880. क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है. नाउ गाइस लेट्स read some points which you have to remember. All right, about matrices. तो पहली चीज है the numbers occurring in the rectangular array they are called as elements. ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो नंबर्स आ रहे हैं है ना, जो ABCD या 1 2 3 जो भी आ रहा है वो उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स. ठीक है. दूसरा है मैट्रिक्स इज जस्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो क्या बोला गया है कि मैट्रिक्स जो है वो जस्ट एक एरे है. एरे मींस इट्स जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू. भाई साहब इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती. जैसे डिटर्मिनेंट भी कुछ मैट्रिक्स टाइप का ही होता है. बच्चे कुछ तो कंफ्यूज भी होते हैं कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एक ही है. सिमिलर से टॉपिक है बट एक नहीं है. क्यों एक नहीं है? क्योंकि डिटर्मिनेंट की तो वैल्यू होती है. डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट इट्स जस्ट अ वैल्यू, लेकिन मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं है. मैट्रिक्स भैया एक अरेंजमेंट है, सिंपल. ठीक है. क्यों है वो अरेंजमेंट? यार वो डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक अरेंजमेंट बनाया गया है. उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है. ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, वो जस्ट एक अरेंजमेंट है. और हम देखेंगे कि बेसिकली मैट्रिक्स में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे नंबर के लिए आप करते हो वैसे ही सेम मैट्रिक्स भी एक अरेंजमेंट है और उसके लिए हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, है ना. तो ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है. ऑलराइट, चलिए नाउ गाइस लेट्स ट्राई टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, अभी आपने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी. अब हम लोग क्विकली, दिस इज वेरी बेसिक टॉपिक कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पहला जो मैट्रिक्स यहां पर आता है गाइस दैट इज कॉल्ड एज योर रो मैट्रिक्स. तो यार रो मैट्रिक्स नाम से आपको समझ में आ रहा है. हाँ, रो मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? रो मैट्रिक्स मतलब अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे आप क्या बोल दो? रो मैट्रिक्स बोल दो. मतलब ये हो गया आपका, क्या आपको दिख रहा है? दिस इज हैविंग ओनली वन रो. कॉलम कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो अगर एक ही है तो उसे क्या बोल दिया जाता है बेटा? आपका रो मैट्रिक्स बोल दिया जाता है. ऑलराइट, सिमिलरली सो इस तरह से एग्जांपल आ गया आपके पास. यहां पर कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, A11 A12. ठीक है, देखो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इट इज जस्ट अरेंजमेंट. Okay, so A11 A12 A1n. Okay, so like that will be your row matrix.
कॉलम मैट्रिक्स। तो यार जैसे अभी रो मैट्रिक्स होगा, समझ में ही आ गया होगा, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, एक सिंगल कॉलम हो जाएगा, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो कुछ इस टाइप से दिख रहा है आपको, रो कितनी भी हो सकती है, लेकिन अगर एक ही कॉलम है तो उसे आप कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हो बेटा। देन गाइज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, अब इसको समझ लेते हैं कि यार हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन नंबर ऑफ रोज। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो नंबर ऑफ रोज से। तो यार ऐसा अगर कोई भी मैट्रिक्स बेटा आप लिखते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बस। ये मैट्रिक्स दिख रहा है, इसमें रोज 2 है और कॉलम 4 है, 2 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर हो जाएगा। सो कॉलम्स आर 4, रो इज ओनली 2। तो क्या आपको दिख रहा है, दिख ही रहा होगा ना कि यार ये हॉरिजॉन्टल है ना। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स लिखोगे जिसमें कॉलम ज्यादा रखने रो से, तो ऑब्वियसली आपको उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। एक तो हो गया स्क्वायर जिसमें रो और कॉलम इक्वल है, अब अगर कॉलम बढ़ाने तो यार स्ट्रेच करोगे, और स्ट्रेच करोगे तो यार वो हॉरिजॉन्टल शेप में ही आ जाना है। समझ में आ रही है बात। तो ये याद रखना फिर भी मुश्किल होगा, लेकिन ऐसे याद रख सकते हो कि हाँ हॉरिजॉन्टल बना के देखो, हॉरिजॉन्टल ऑब्वियसली कॉलम क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप का जो भी मैट्रिक्स होगा उसे हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आप सोच रहे होंगे सर ये सब क्या पढ़ा रहे हो जेई के कोर्स में, हाँ 12th में आने के बाद ये पढ़ेंगे क्या हम। देखो ये सब चीजें बहुत ईजी है, इस पर क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा आपको कि 4 मैट्रिक्स देके वो पूछ रहा है कि हाँ बताओ कौन सा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है या कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है। लेकिन कहीं अगर ऐसा लिखा आ गया कि एक कॉलम मैट्रिक्स है और उसके बाद बहुत लंबी कहानी है, अब आपको पता ही नहीं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए ये सब पढ़ रहे हैं ना। तो बस ध्यान रख लो कि हाँ जिसमें कॉलम ज्यादा है तो वो स्ट्रेच अपने आप दिखेगा, उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल देंगे। फिर आ जाता है बेटा वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा, अभी हॉरिजॉन्टल पढ़ा, वर्टिकल में क्या हो जाएगी, रोज जो है वो आपकी ज्यादा हो जाएंगी कॉलम से। ओके, द नंबर ऑफ रोज विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, जैसे ये मैट्रिक्स रहा, ठीक है। दिख रहा है आपको, थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है ये, है ना। इसमें एक रो और ऐड कर लो, ये तो थोड़ा सा मतलब 3 रो तो है ही, 3 रो 2 कॉलम है, रो ज्यादा है, बट स्ट्रेच्ड आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो ठीक है। सॉरी, दिस विल बी, सॉरी गाइस, दिस विल बी A21 ना, एलिमेंट्स थोड़ा सा वहां पे, ये A11 होगा, ये A12 होगा, ये A21 होना चाहिए, राइट। A21, A22, A31, A32. Okay, so you can clearly see we have 3 rows and only 2 columns. So this is a vertical matrix. All right. Then guys, zero matrix. This is important for us. Okay, so zero matrix क्या होगा? Any matrix is called zero or null matrix if guys Aij is zero. Aij is zero. It means if all the elements, उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाएं तो हम उसे क्या बोल देंगे, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए मैं लिखना चाहूं तो ये मैट्रिक्स हो गया आपका, सिंपल, सारे एलिमेंट्स को जीरो कर दो, ये मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स है। ऐसा कोई दूसरा मैट्रिक्स ले लूं मैं, सो ये भी क्या है, नल मैट्रिक्स। सो बोथ ऑफ देम आर नल मैट्रिक्स। जस्ट क्या हम बोलेंगे कि दिस इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, दिस इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। okay, so a matrix in which aij m cross n, if all aij is zero, that means all the elements, सारे elements क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, उसे हम बोल देंगे सिंपली आपका नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट है, तो यू विल से लाइक अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दिस, a null matrix of order that, okay, but all the elements should be equal to 0, and guys it is denoted by capital O, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं, सॉरी, वी डिनोट इट विथ कैपिटल O। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है। दिस इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स में एक बड़ा सा कैपिटल O आप ले लीजिए, वो होगा आपका नल मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट गाइज इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यार अभी आपने हॉरिजॉन्टल देखा, वर्टिकल देखा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, इमेजिन कर पा रहे हो, जो स्क्वायर जैसा दिखे। और यार स्क्वायर जैसा दिखने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसमें रोज और कॉलम जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। यस, सो अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम is simply called as square matrix.
जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इफ अ मैट्रिक्स हैज n रोज एंड n कॉलम्स, ठीक है, इक्वल है तो मतलब n ले लिया। तो अब देखो ऑर्डर जब आप लिखते हो मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का, तो हम क्या यूज करते थे, m क्रॉस n, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां तो दोनों ही इक्वल होंगे हमेशा, तो वो n क्रॉस n, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 इस टाइप का आएगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज n क्रॉस n, सेम एलिमेंट्स ट्वाइस, वी ऑल्सो राइट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है सिंपली n। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सिंपली आप n लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि अगर बेटा मैंने ऐसा कोई एलिमेंट लिया, ऐसा कोई मैट्रिक्स लिया, लेट्स सपोज, so this is a matrix of order 2 cross 2, so I can also say that order of this matrix is 2. ठीक है, so if anywhere in the question you are seeing order of matrix is 3, 3 का मतलब है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज तो वो m क्रॉस n फॉर्मेट में देता ना, तो 3 दे दिया मतलब 3 क्रॉस 3 हो गया, और 3 क्रॉस 3 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज गिवन बाय अ सिंगल एलिमेंट n एज वेल। ये आपको याद रखना है। ओके, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। तो ये आपका एक जनरल अरेंजमेंट हो गया बेटा। देखो इसमें n रोज हैं, ये दिख नहीं रहा होगा कि इसमें डैश 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 है बेटिकल, लेकिन यहां पर देखो आप a n1n, तो 1 से लेकर n तक n रोज हैं बेटा आपके पास, और कॉलम्स भी कितने हैं, देखो 1 2 3 टिल n। ओके, सो n रोज n कॉलम्स, तो रोज और कॉलम्स अगर इक्वल हैं तो हम क्या बोल देंगे कि ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑलराइट, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। Then guys, next we have a triangular matrix. अब ये triangular matrix क्या है? So first of all guys, please remember, triangular matrix is a type of square matrix. ये क्या है? Triangular matrix एक type है square matrix का। अच्छा, अब इसमें भी दो टाइप के हम लोग मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर और एक होता है अपर ट्रायंगुलर। पहले समझ लेते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर क्या है। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली ही चीज आपको दिख गई, क्या लिखा है यहां पर, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये बात ही आपको कब करनी है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि सर लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर इफ aij is 0 when I is less than j। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसमें बच्चे थोड़ा सा, इसको मैं रखने का एक इजी मेथड बताता हूं, पर पहले ये समझ लेते हैं। तो क्या बोला है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर कब होगा, जब एलिमेंट aij क्या है, एलिमेंट की वैल्यू, एलिमेंट 0 हो जब i लेस देन j हो। यार i क्या होता था, i क्या होता था, रो नंबर, और j होता था कॉलम नंबर। इसका मतलब रो नंबर जब भी लेस है कॉलम नंबर से, तो हमारा एलिमेंट 0 होना चाहिए, तब तो हम क्या बोल देंगे उसे, लोअर ट्रायंगुलर। तो यार मैं सिंपल एक 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ना हमारी जो डीलिंग होगी वो सिर्फ 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 के साथ होनी है, 4 क्रॉस 4 नहीं आता अपने को। तो अपन जनरल एग्जांपल ले लेते हैं 3 क्रॉस 3। तो यार इसको कुछ ऐसे लिखेंगे अपन, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब इसमें मुझे बताओ कि रो नंबर लेस देन कॉलम नंबर कहां कहां पे है, लेस, रो नंबर लेस हो तो ये यहां पर रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2, यहां पर भी लेस है, यहां पर भी लेस, और कहीं पे लेस नहीं है। इसका मतलब ये तीनों नंबर्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, 0। ये तीनों नंबर 0, बाकी के नंबर्स कुछ भी हो तो मैं क्या बोल दूंगा, इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल दूंगा। और गाइस इसको याद रखने का इजी तरीका ये भी है कि हम क्या बोल दें कि बाकी के एलिमेंट्स कुछ भी हो, ये सब एलिमेंट्स कुछ भी हो, ये क्या होती है, डायगोनल होती है। डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये मेथड ज्यादा इजी है। ये मैंने x लिखे हैं, ये इक्वल नहीं होने चाहिए, x मतलब कुछ भी हो, लेकिन डायगोनल, ये क्या होती है बेटा, डायगोनल होती है। अभी और डिस्कस करेंगे इसे, लेकिन दिख रहा है ना यार, स्क्वायर के लिए डायगोनल, ऐसे इमेजिन करो अभी। तो इस डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और मैथमेटिकली फॉर्मूला वाइज तो फिर ये याद रखो आप कि i लेस देन j के लिए aij 0, मतलब रो नंबर लेस देन कॉलम नंबर के लिए ये 0 हो तो लोअर ट्रायंगुलर है। Now let's talk about the second type of triangular matrix बेटा, that is upper triangular। तो यार अभी हमने लोअर ट्रायंगुलर देखा, क्या होता था, डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट 0 कर दो,
तो यार अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगोनल के नीचे वाले, देखो अपोजिट यूज कर रहे हैं हम, अपर में नीचे वाले 0 और लोअर में ऊपर वाले 0, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो फिर से क्या होगी कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर इफ aij एलिमेंट इज 0 फॉर i ग्रेटर देन j, i ग्रेटर देन j दैट मींस जिसके लिए रो नंबर बड़ा हो कॉलम नंबर से, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कोई एलिमेंट देखोगे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या, अगर ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं जिसमें हम लोग रो नंबर जब ग्रेटर है कॉलम नंबर से और वो 0 है, तो हम उसे अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे। या फिर सिंपली हम जो कहते आ रहे हैं कि ऑल द एलिमेंट्स बिलो डायगोनल, इफ बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो उसे क्या बोल देंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप का दिख जाएगा यार, देखो ये डायगोनल के नीचे वाले, बिलो द डायगोनल सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, 0, उसके ऊपर कुछ भी हो, ये सब एलिमेंट्स कुछ भी हो हमें नहीं पता, लेकिन बिलो द डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल से नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, तब हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को कैसा बोल देंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर। नेक्स्ट गाइस टाइप ऑफ मैट्रिक्स है दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। गाइस ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, अच्छे से समझते हैं, बहुत इजी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल मैट्रिक्स की बात तभी होगी जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, है ना। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स aij ऑफ ऑर्डर n is said to be diagonal if aij is 0 for I not equal to j। तो यार I not equal to j का क्या मीनिंग हुआ, मतलब जब भी रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल नहीं है तो एलिमेंट को 0 कर दो। इसका मतलब क्या मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का दिखेगा, यहां पर देखो ये a12 होता था 0, ये a13 होता था 0, ये a23 होता था 0, 21 31 32 सब 0। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि डायगोनल एलिमेंट्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, जहां पर i इक्वल टू j है, वही एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। तो गाइज यहां पर हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स किसे बोलते हैं, एलिमेंट्स इन विच i इज इक्वल टू j, है ना। वैसे तो स्क्वायर की डायगोनल ये भी होती है, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर डायगोनल तो ये भी होती है स्क्वायर की, ज्योमेट्री से नहीं बोलते हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल क्या है, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली यू कैन से, और व्हाट आर द डायगोनल एलिमेंट्स, सो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर द एलिमेंट इन विच i इज इक्वल टू j, मतलब रो नंबर और कॉलम नंबर दिख रहा है इक्वल है, तभी इन्हें डायगोनल एलिमेंट बोला जा रहा है। और डायगोनल मैट्रिक्स कब बोला जाएगा, जब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे कैसे हो जाएं, 0, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है किसी मैट्रिक्स में तो उसे हम क्या बोल देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। गाइस डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करने का एक तरीका इस तरह से भी होता है, ये एक तो आपको स्टैंडर्ड मेथड है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिख दिया, या फिर दूसरा मेथड इस तरह से भी है, इस सेम मैट्रिक्स को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, ओके, DIA या फिर DIAG, दैट मींस ये लिखने से क्या कंफर्म हो गया कि वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है और उसके डायगोनल एलिमेंट्स यहां पर कॉमा करके आप लिख दो 2 3 5, तो यहां पर क्या आ जाता 2 3 5, बाकी सारे एलिमेंट 0 क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है, ओके। सो दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक चीज और है, क्या डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 हो सकते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होने ही चाहिए, पर क्या डायगोनल एलिमेंट भी 0 हो सकते हैं। तो देखो यार अगर सारे 0 हो गए तो फिर तो ये नल मैट्रिक्स हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए। बात समझ में आई ना, एटलीस्ट एक तो नॉन जीरो होना ही चाहिए, तभी हम उसे डायगोनल मैट्रिक्स बेटा बोलेंगे, ठीक है। So this is all about your diagonal matrix, all right. So here the another type of denotation which I was talking about, diagonal matrix of order n is denoted as DIAG, okay, diagonal। तो इसको लिखने से क्या कंफर्म हो गया कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स यहाँ पर आप कॉमा करके लिख दो, तो उनको आप डायगोनल के अराउंड क्या कर दो, अरेंज कर दो, सिंपल, ठीक है। So this is a special type of diagonal matrix guys, sorry square matrix, okay. Now after diagonal matrix guys, ऑलराइट, सो डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर, सीधी सी बात है यार, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट भी 0 है और ऊपर वाले भी 0 है, तो ये लोअर और अपर दोनों टाइप का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होगा, ओके।
Now guys, next we have something called as scalar matrix. Okay, अब scalar matrix क्या है? तो scalar matrix is a diagonal matrix in which all the diagonal elements are same. ठीक है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स एक टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स का, जिसमें हम क्या बोलेंगे कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स है, तो फिर से मैं एग्जांपल 3x3 ही ले रहा हूं गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को तो जीरो कर दिया। अब इसमें भी डायगोनल मैट्रिक्स अगर इक्वल हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो हम इस मैट्रिक्स को क्या बोल देते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। ओके, इन अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स बिकम्स इक्वल और सेम, then that matrix is called as scalar matrix. Okay, so this matrix Aij of order n is a scalar matrix if Aij is 0 for I not equal to j. ठीक है, डायगोनल एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ये, एंड Aij is equal to a constant k for all I equal to j. ठीक है, तो A11 भी k हो, A22 भी k हो, A33 भी k हो, सारे डायगोनल एलिमेंट क्या हो बेटा? सेम हो, तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। कुछ इस टाइप का वो दिखेगा। अब गाइस, स्केलर मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप था डायगोनल का, जो कि एक स्पेशल टाइप है स्क्वायर का। अब स्केलर का भी एक स्पेशल टाइप है, और जिसे हम बोलते हैं यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका यूज बहुत करते हैं हमारे डिस्कशंस में। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये टाइप ऑफ डायगोनल है ना। तो हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। मतलब कि अगर सारे एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स है, तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू यूनिटी मतलब 1 हो जाते हैं, तो हम उसे क्या बोल देते हैं? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैट मींस दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। तो गाइज यू कैन ऑल्सो राइट इट एज I3. I stands for identity matrix and this 3 stands for the order, that is 3x3. Okay, so unit matrix of order n is denoted by In, so you can write it as I2, I3, I4, all right, or simply you can write it as I. So I means it's a identity matrix, और होता क्या है? तो diagonal element equal to 1 और non diagonal element सारे क्या हो जाए बेटा? 0 की। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल टू 1 होने चाहिए। Alright guys, so this is about your identity matrix. So you can write it as Aij equal to 0 for I not equal to j, that is the condition for diagonal matrix, and Aij equal to 1 for I equals to j. So सारे diagonal elements equal to unity होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से I3 दिखेगा आपका। Okay, now guys let's see some questions quickly. तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, विच आर द एग्जांपल ऑफ अपर ट्रायंगुलर। तो यार अपर ट्रायंगुलर के लिए मैंने क्या बोला था? डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो। थोड़ा सा उल्टा होता है, अपर के लिए नीचे वाले एलिमेंट जीरो। तो देख लो यार, डायगोनल के नीचे वाले जीरो कहां पर हो रहे हैं? हाँ, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स क्या यहां पर भी जीरो हैं तीनों, और यहां पर भी तो तीनों जीरो हैं। तो ये C और D दोनों ही क्या हैं? आपके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, यहां पर ये 2 नॉन जीरो आ गया, यहां पर ये 2 नॉन जीरो आ गया, तो ये दोनों नहीं होंगे, बट C और D दोनों ही कैसे हैं? हमारे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऑलराइट, ओके, सॉल्यूशन वी हैव सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन एन अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो मिनिमम कितने जीरो होंगे ही होंगे। देखो मैक्सिमम मिनिमम क्यों बोला है? देखो मैं एग्जांपल लेता हूं। तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये 3 तो जीरो होने ही चाहिए, देन ओनली इट कैन बिकम अ अपर ट्रायंगुलर। राइट, ये 3 तो जीरो होने ही चाहिए। इसके अलावा अब और कोई एलिमेंट भी जीरो हो सकता है, जैसे ये जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम कंडीशन क्या है? मिनिमम कंडीशन हम यहां पर ये बोलेंगे कि मिनिमम कंडीशन ये है कि ये 3 एलिमेंट तो जीरो होने ही चाहिए। तो अब आपको क्या फाइंड करना है कि किसी भी n ऑर्डर का अगर अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसमें कितने जीरो होंगे। ओके, तो गाइज इसमें सिंपल सा लॉजिक है, आप कोई भी मैट्रिक्स लो आप, ठीक है, उसमें अगर नंबर ऑफ जीरोस बिलो द डायगोनल आपको फाइंड करने हैं एंड ऑर्डर इज n,
तो पहली रो में तो कोई भी एक भी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि डायगोनल के बिलो की बात कर रहे हैं। फिर जैसे ही आप सेकंड लोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, जैसे ही थर्ड रो आएंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे करते करते अगर मैं लास्ट रो में जाऊं तो लास्ट रो में सारे ही एलिमेंट हमें जीरो करने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ दिस वन, ठीक है। इसको छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो देखो यहाँ पर 1 देन 2 देन 3 एंड इट विल गो टिल n-1 क्योंकि यहाँ पर n एलिमेंट्स होते हैं, n कॉलम्स है ना, तो n एलिमेंट होते हैं, बट बिकॉज दिस लास्ट वन इज नॉट जीरो, अदर n-1 ऑल आर जीरो। तो अब आप क्या कर दो, इनको ऐड कर दो, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं 1 + 2 + 3 टिल n-1। एंड गाइस दिस इज व्हाट, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर्स। तो वो कितना आ जाएगा n-1, सी सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है n इंटू n-1/2, तो सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा n-1 n-1 that will be n-2 upon 2. So these are the minimum number of zeros for a upper, और सी अपर ट्रायंगुलर के लिए सेम चीज रिपीट हो जाएगी, है ना, उसके लिए जस्ट सेम चीज रिपीट हो जाएगी। तो these are the minimum number of zeros for a upper triangular और lower triangular। वेरीफाई कर सकते हो, n को 3 पुट करो, देखो 3 आंसर आ जाएगा, 3 - 1 2 and 3 - 2 is 1, 3 - 1 is 2, so this will get cancelled and 3 - 2 is 1, तो ये तो 1 आ रहा है यहाँ पर। हाँ, are we doing any kind of mistake? 1 0 2 0 and this will go till n-1, तो 1 + 2 sorry this will be n into n+1/2 ना। सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू n+1/2, तो वो आ जाएगा n की जगह n-1 और n+1 की जगह क्या आ जाएगा n, तो ये आ जाएगा n इंटू n-1/2। नाउ इफ यू पुट 3, सो 3 - 1 2 विल गेट कैंसिल, n की वैल्यू 3 आ गई, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 नंबर ऑफ जीरोस है, ठीक है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू n+1/2, तो n की जगह n-1 पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर।